हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पॉलिटेक्निक एंट्रेंस के लिए फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि कुछ स्टूडेंट ने हमको मैसेज किया हुआ था कि आप सर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस के लिए भी क्लास स्टार्ट करिए। तो जैसा कि सब लोग जानते हैं कि आज हम लोग लाइव आने वाले थे 12 बजे पॉलिटेक्निक क्रैक कोर्स लेके, और टेक्निकल इशू की वजह से नहीं आ पाए। अब बहुत जल्दी इस इशू को ठीक करके हम लोग लाइव होने की कोशिश करेंगे और लाइव क्लास लेने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, आज हम लोग पॉलिटेक्निक एंट्रेंस के लिए एक तो प्रारूप तैयार कर लेते हैं कि हमको कैसे तैयारी करने हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं ड्यूरेशन कितना है। तो ड्यूरेशन की बात करें तो हम लोग का आज है 8 अगस्त है, और आपका सितंबर फर्स्ट वीक में भी क्या हो, पेपर हो। तो अगर इसी का राउंड ऑफ करें तो हमको क्या मिलेगा, 20 या 22 डेज मिलेंगे। ऐसे ही मैं राउंड ऑफ करके ले रहा हूँ कि जितना कम टारगेट लेके चलेंगे उतनी तेजी से हम लोग मेहनत करेंगे। ठीक है, तो अब रही बात क्या कि इतने दिनों में पॉलिटेक्निक क्रैक किया जा सकता है, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। देखिए, किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। सब लोग जानते हैं कि मेहनत के आगे कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो अचीवमेंट ना हो आपको। तो आप सब लोग लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। हम लोग 20 दिन में पॉलिटेक्निक क्रैक करके दिखाएंगे। अब देखिए, इसमें क्या होती है कि 20 डेज में हमको क्लास कैसे लेंगे। तो क्लास लेने का ये सिस्टम रहेगा, एक दिन थ्योरी बताया जाएगा और दूसरे दिन क्या होगा, उसी के ऊपर एमसीक्यू कराया जाएगा। तो एमसीक्यू करने से आपको ज्यादा से ज्यादा फायदे मिलेंगे। तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू पर ही फोकस करेंगे। और मैं थ्योरी इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें हम लोग डीप में थोड़ा थोड़ा जो छोटी पॉइंट्स हैं उसी को हम लोग क्या करेंगे, आपको नोट्स कराएंगे। तो इसमें क्या होता है कि एक बार अगर आप सुन लेते हैं, क्योंकि आप 10th में पढ़े ही हैं, 11th 12th में पढ़े ही हैं, क्योंकि 12th के बाद भी बहुत लड़के एंट्रेंस के लिए फॉर्म भरे हुए हैं, 10th वाले भी भरे हुए हैं। तो उसी के तहत हम लोग क्या करेंगे, छोटा छोटा नोट्स तैयार करेंगे। ठीक है, तो अब बिना टाइम गवाए हम लोग सिलेबस स्टार्ट करते हैं। तो आज का चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मैंने क्यों लिया हुआ है, क्योंकि 10th के सिलेबस में भी है और 12th के सिलेबस में है। तो दोनों स्टूडेंट क्या किए हैं, 10th और 12th में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ ना कुछ पढ़े ही हैं। ठीक है, तो इसलिए ये ये चैप्टर क्या होगा, हम लोग जल्दी से जल्दी क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले किसकी बात करते हैं हम लोग, चार्ज की। चार्ज मतलब क्या होगा कि ऐसे पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं क्या कहलाते हैं, चार्ज कहलाते हैं। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले चार्ज के टाइप्स देख लेते हैं। एक होता है हमारे पास पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। यानी इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव हो गए, यानी अपोजिट जेंडर की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अब इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है तो देख लेते हैं। यानी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज मतलब चार्ज के गुण क्या हो गए। ठीक है, तो चार्ज की जो प्रॉपर्टी है, तो हमारे पास क्या है कि लाइक चार्ज क्या होते हैं, रिपेल टू ईच अदर, और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। ठीक है, तो अब जनरली भाषा में समझा जाए, ठीक है, जो अपोजिट जेंडर वाले हैं क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि जो लाइक वाले हैं रिपेल नहीं करते हैं। ठीक है, बट मैं एक एग्जांपल लेकर आपको समझा रहा हूं कि अपोजिट जेंडर होते हैं क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये करने का मतलब है कि अब अपोजिट जेंडर सब लोग समझ रहे होंगे, लेकिन इस समय इस दुनिया में ऐसा कहा भी नहीं जा सकता। देखिए, बहुत लड़के लड़के ही शादी कर ले रहे हैं, लड़की लड़की शादी कर ले रही है। ठीक है, तो अगर समझिए कि ये क्या है हमारे पास, कि अब इसका रीजन क्या होगा हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए, कहने का मतलब है हमारे पास क्या है, अगर पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल ना करके अट्रैक्ट करने लगे यहाँ। ठीक है, अगर नेगेटिव रिपेल ना करके क्या करे, अट्रैक्ट करने लगे आपस में, तो हमारे पास कोई भी सिस्टम है इलेक्ट्रिसिटी का, वो काम करेगा, काम करना बंद करेगा कि नहीं करेगा, स्वाभाविक है, सही काम नहीं करेगा। तो अब ये सब क्या कर रहे हैं कि लड़के लड़के से शादी कर रहे हैं, लड़की लड़की से अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, ये नेचर के विरुद्ध हुआ कि नहीं, तो नेचर को दिक्कत होगी ही होगी। तो जब ये चार्ज अब, तो उसी तरीके से सोचिए कि
अगर हम लोग नेचर के विरुद्ध जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत तो आएगी। तो खैर हम लोग को सिलेबस देखना है। लाइक चार्ज क्या होते हैं? रिपेल का मतलब क्या होता है? प्रतिकर्षण। और अनलाइक का मतलब क्या होता है? सॉरी, अट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? आकर्षण। तो देखते हैं आगे। तो जैसे हम लोग ले लेते हैं, हमारे पास क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज है और एक भी पॉजिटिव चार्ज है। तो दोनों क्या है? लाइक चार्ज है। तो लाइक चार्ज है तो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है? एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव क्या हो गया? अट्रैक्ट करेंगे। तो अब इसमें एग्जांपल क्या लेना है तो हम आगे बताते हैं। अभी चार्ज पार्टिकल जब बताएंगे, ठीक है, तो उसमें हम लोग फिर से इसको एक बार रिमाइंड कराएंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोट करना है तो नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब आ जाते हैं हम लोग चार्ज पार्टिकल पे। वही है चार्ज के लिए, चार्ज पार्टिकल के लिए। तो मेनली चार्ज पार्टिकल देख लेते हैं। पहले हो गया इलेक्ट्रॉन, सेकेंड हो गया प्रोटॉन और थर्ड हो गया न्यूट्रॉन। और इसमें दो और हम लोग पढ़ देते हैं, कभी कभी आ जाता है बीटा पार्टिकल और फिफ्थ हो गया अल्फा पार्टिकल। यानी इलेक्ट्रॉन ई, प्रोटॉन पी, न्यूट्रॉन एन। तो हम सब लोग इस लोग का पहले नेचर देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, किसी भी इंसान की सबसे पहले किसको फोकस करते हैं? उसके नेचर को, कि है कैसा। ठीक है, नेचर बहुत बड़ी मायने रखती है, इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं? नेचर। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या होता है? नेगेटिव। इसका नेचर क्या होता है? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन का नेचर क्या होता है? न्यूट्रल। बीटा नेगेटिव, अल्फा पॉजिटिव। अब इसमें क्या होगा? इनका तो हम लोगों ने नेचर देख लिया। अब नेचर के बाद क्या होगा? इनकी कुछ कैपेसिटी होती है। कैपेसिटी इन द सेंस की मतलब इनके पास कुछ क्षमता है अपने पास रखने की। ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि ये कितना चार्ज कंसिस्ट करते हैं। ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19, 1.6 × -19 प्रोटॉन पे भी होता है। न्यूट्रॉन पे चार्ज का जो यूनिट एसआई होता है कूलम होता है। ठीक है, इसी को मैंने सी से डिनोट किया हुआ है। अब जो बीटा होता है, बीटा पे भी होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। और अल्फा पे कितना होता है? 3 × 1.6 × 3.2 × 10⁻19 कूलम। इतने चार्ज होते हैं। अब इनमें देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये हम लोग देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या है। तो इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या है? नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितने होते हैं? तो 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये नेचर होता है। नेचर इन द सेंस की मतलब इसको लेने की आदत है। पॉजिटिव पे भी चार्ज कितना होता है? इतना, यानी प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव। और इस पे चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम। अब रही बात कि ये पॉजिटिव, मैंने जैसे पहले बता दिया, इसकी काम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना, यानी ये क्या करेगा? फ्लक्स को निकालेगा। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? फ्लक्स को लेगा। फ्लक्स की बात हम लोग आगे करेंगे। अब न्यूट्रॉन क्या होता है? ये उदासीन होता है। उदासीन होगा, इसको ना पॉजिटिव से मतलब है ना नेगेटिव से, वो सीधा पढ़ा रहेगा। न्यूट्रल होते हैं वो क्लास में ही होते हैं, इधर हम कुछ बता रहे हैं वो न्यूट्रल पढ़े जाएंगे ऐसे। ठीक है। तो अब वो हर एक जगह है, एक्सेप्शन में रहते हैं हर एक जगह। तो हमारे पास तीनों कैटेगरी देखी जाएगी, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। ऐसे हम लोग आपस में देख लें तो हम लोग में भी होते हैं ना। तो उसी तरीके से हर एक जगह 3-3 बनाए गए। अब 3-3 क्यों बनाए गए पता नहीं, देखते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एक तो क्या होगा? न्यूट्रॉन। फिर हमारे लाइफ में भी बोल दिया कि क्या होता है? मेल, फीमेल और एक तो ट्रांसजेंडर होते हैं। तो अब देखिए हमारे पास क्या है कि अब 3-3 कैटेगरी है। कोई भी देखिए, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। अब ये 3-3 की कैटेगरी होती है। भगवान की बात करें तो भी क्या है? 3 है, यानी गॉड। ठीक है। एक हो गए जनरेटर हो गए, और एक हो गया ऑर्गेनाइजर, और थर्ड हो गया डेवलपर। तो शायद हो सकता है कि मिलके उन्होंने 3-3 पार्टिकल ऐसे ही बना दिए हों।
तो अब देखिए इसमें क्या करते हैं आगे, अब ये सब बातें चलती रहेंगी क्योंकि ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है। तो अब देखिए इतने में कोई दिक्कत है किसी को। अब कभी कभी ये सवाल पूछ लिए जाते हैं कि बीटा पार्टिकल किसके समान है। अब रही बात कि बीटा पार्टिकल किसके समान है ये देखा जाए तो बीटा पे चार्ज कितना है 1.6 × 10⁻⁹ तो हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज है और प्रोटॉन पे भी इतनी चार्ज है। तो अब इसका मतलब क्या होगा, अब इसकी नेचर को देखेंगे। बीटा की नेचर क्या है नेगेटिव, तो हमने देखा इलेक्ट्रॉन का भी नेचर क्या होता है नेगेटिव। यानी इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि जो बीटा है, बीटा किसके समान है इलेक्ट्रॉन के समान ही पूछा जाता है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज तो ये भी नेगेटिव था और इसकी भी कैपेसिटी समान थी, इसलिए हमने कर दिया उसके समान है। और ये केस में कभी कभी ये पूछ लेता है कि अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 × 1.6 × 10⁻⁹ कूलम लिख सकते हैं कि नहीं। अब ये किसके इक्वल होगा, यानी इक्वल होगा किसके समान होगा, तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। अब ये चार्ज किसके समान है, इलेक्ट्रॉन के लिए और प्रोटॉन के लिए। बट अगर ये देखा जाए हमारे पास कि नेचर पॉजिटिव है तो हमारे पास किसका नेचर पॉजिटिव है प्रोटॉन को, यानी इसका मतलब क्या होगा 2 × हम लोग क्या लिख सकते हैं प्रोटॉन लिख सकते हैं कि नहीं। यानी इसका मतलब क्या होगा कि अल्फा पार्टिकल 2 प्रोटॉन के समान है। क्लियर है, तो ये सब तो ध्यान देंगे। ये यूपीपीसीएल TJ2 में पूछा गया है, ठीक है। वो ITI वाले तैयारी करते हैं इस चीज की, ठीक है। यूपीपीसीएल SSO की तैयारी होती है तो उसमें पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो अल्फा पार्टिकल है कितने मतलब किसके बराबर है, यानी 2 प्रोटॉन के बराबर है। समझ आ गया ना कॉन्सेप्ट कैसे मैंने निकाला। तो ये तो सबको इलेक्ट्रिसिटी अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये ओवरव्यू सबको जानना जरूरी है, ठीक है। इसके बिना आप अधूरे हैं इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, क्योंकि बार बार ये सब चीजें यूज होती हैं। तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं, सब लोग नोट कर लें। अब देखिए, अब आते हैं हम लोग टोटल चार्ज ये निकालने की बारी है। यानी अगर कोई भी सब्सटेंस है चाहे कोई भी एटम है तो टोटल चार्ज कितने होते हैं तो देखते हैं। तो टोटल चार्ज जो होता है यानी कुल चार्ज कैसे निकालेंगे, यानी टोटल चार्ज स्टूडेंट क्या होता है Q स्टूडेंट क्या होता है Ne, ये प्लस माइनस कर देते हैं। प्रोटॉन की अधिकता रहेगी तो प्लस होगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता रहेगी तो क्या होगा माइनस होगा। अगर प्रोटॉन की कैपेसिटी मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हैं तो क्या होगा पॉजिटिव नेचर रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे तो नेगेटिव होगा। इसलिए हम लोगों ने क्या लिख दिया डायरेक्ट प्लस माइनस। अब यहाँ n क्या है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ चार्ज। नंबर ऑफ चार्ज का मतलब क्या होगा कि आवेशों की संख्या कितनी है, यानी आवेश की संख्या, आवेश की संख्या कितनी है, ठीक है। ये हो गया। और E की वैल्यू क्या होती है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। इसमें भी क्या होता है एक चार्ज आता है, एक क्वेश्चन आता है आपका कि उसका भी दे देगा आपको, पूछेगा कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल करा देता हूं। जैसे छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास क्या है कॉपर 2+ है, तो कभी भी पूछ देता है कि इस पे आवेश कितने हैं, ठीक है। तो इस पे आवेश कितने हैं कैसे निकालें, तो हम लोग देख रहे हैं कि जितना इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव होगा वही क्या है आवेश है, ठीक है। तो सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, इसमें कितने आवेश हैं 2 है, बट एक आवेश की कैपेसिटी कितनी है इतनी, यानी कितना होगा 3.2 × 10⁻⁹ कूलम। ये होगा। कभी कभी ऑप्शन ए दिया रहता है चार्ज कितने हैं तो 2, अगर चार्ज की कैपेसिटी पूछ दिया तो 1.6 × 10⁻⁹ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत आसानी है। कभी कभी दे देता है कि कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है उसमें क्या है सॉरी कोई भी एटम है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं तो उसमें चार्ज कितनी होगी, तो निकाल सकते हैं। यहाँ 5 कर देंगे और यहाँ क्या होगा 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, फिर मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। समझ में आया। ऐसे इसमें एमसीक्यू कराया जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग थ्योरी करा रहे हैं, क्लियर है इतना। अब देखिए चार्ज की तो बात खत्म हो गई है। अब बारी आती है कि चार्ज अगर मूव करने लगा तो क्या होगा। अभी तक तो बेचारा रुका हुआ था, प्रॉपर्टी देख रहे थे, अब चार्ज क्या है मूव करने लगा।
तो अब चार्ज मूव करेगा तो क्या होगा, सब लोग जानते हैं कि करंट फ्लो होने लगेगी, ठीक है, यानी चार्ज फ्लो हो रहा है तो क्या होगा, करंट भी फ्लो होगा। तो अब देखते हैं, तो अब हमारी बारी आती है करंट की, यानी इलेक्ट्रिक करंट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यानी विद्युत धारा की बात होगी। अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट क्या होते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी अगर चार्ज आपका फ्लो होने लगे तो उसको क्या करते हैं हम लोग, करंट। अब बहुत लोग पढ़े आवेश प्रवाह की दर को क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। तो हमको ज्यादा डेफिनेशन से नहीं मतलब है, ज्यादा फॉर्मूले से इसमें मतलब रहेंगे। तो जैसे विद्युत धारा I इसका क्या होगा, यानी Q अपॉन में T होता है, ठीक है। तो यानी I इसका हमने अभी बताया कि Q इसका क्या होता है, यानी तो हमारा एक और फॉर्मूला निकल जाता है N अपॉन में T। तो अगर इसको लिखना है तो लिख सकता है, यानी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। तो यानी आवेश प्रवाह की दर को क्या करते हैं, विद्युत धारा करते हैं। तो अब इसमें क्या हो गया कि I इसका क्या होगा, Q अपॉन में T, ये हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसकी SI यूनिट क्या होती है, यानी करंट की SI यूनिट क्या होती है, एम्पियर, और इसको क्या लिखा जाता है, A से। अब ध्यान दें कि ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, पूछ देता है ये सब स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर का मतलब क्या होता है, अदिश, और अदिश का मतलब क्या होता है, जिसमें दिशा बताने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें तो दिशा है, यानी करंट की जो दिशा होती है, मैंने तो यहाँ बताया कि स्केलर है। अब मैं यहाँ खुद बता रहा हूँ कि जो करंट की दिशा होती है, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट यानी करंट की जो दिशा होती है, ये क्या होती है, अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन फ्लो, अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन फ्लो। यानी अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो करंट किधर फ्लो होगा, इधर, अपोजिट। तो मैंने ये बताया कि डायरेक्शन तो फिक्स है इसका, फिर मैंने क्यों कहा कि स्केलर क्वांटिटी। अब इसमें क्या है, सबसे बड़ी बात कि देखिए स्केलर की जो हम लोग स्केलर या वेक्टर की डेफिनेशन जो देते हैं, तो वेक्टर का जो पूरा डेफिनेशन होता है, जैसे कि हम लोग तो ओवरव्यू में जानते हैं कि ऐसी क्वांटिटी जिनको बताने के लिए, ठीक है, हमको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चाहिए, ठीक है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होगा, उसकी वैल्यू, जैसे मैंने कहा कि 5 न्यूटन फोर्स अपवर्ड, तो अपवर्ड क्या होगा, डायरेक्शन हो गया, और 5 न्यूटन क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो यानी कहने का मतलब है कि मैंने अभी बताया कि ये क्या स्केलर है, और मैं यहाँ बता रहा हूँ कि डायरेक्शन भी है, तो हो गई ना कंफ्यूजन वाली बात। तो देखिए हम लोग का वेक्टर का जो पूरा रूप होता है, यानी वेक्टर का जो मेन डिफिनेशन होता है, ये कहता है कि जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन हो, बट जो पैरेललोग्राम लॉ को भी फॉलो करता हो, ठीक है। तो सब लोग 11th में पढ़े होंगे पैरेललोग्राम लॉ। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि हमारा अगर हम लोग किसी भी दो वेक्टर्स को, ठीक है, पैरेललोग्राम का शेप में बना ले, तो उनका जो डायगोनल होता है, ठीक है, जो उनसे लग के डायगोनल जाता है, वही क्या होता है, उसके रिजल्टेंट के इक्वल होता है। बट हम लोग इसमें क्या जानते हैं कि ऐसा नहीं है। करंट में क्या होता है, करंट कहीं से आए, हम लोग क्या करते हैं, उसमें एंगल को देखते नहीं, डायरेक्ट क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो डायरेक्शन का मतलब है कुछ नहीं, तो उसमें एक पॉइंट क्या है कि ये पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो नहीं करती है, क्लियर है। यानी जो करंट है पैरेललोग्राम लॉ उसको फॉलो नहीं करती है, इसलिए क्या है, स्केलर क्वांटिटी। क्लियर हो गया, अब डाउट नहीं रहेगा ना इसमें कुछ। तो देखते हैं आगे, तो इतना सब लोग नोट कर ले पहले, क्योंकि इसमें पूछा जाता है ये है। अब इसमें कभी कभी ये भी दे देता है कि एक और यूनिट होती है इसकी, ये तो सब लोग जानते हैं, इसका क्या होगा, कूलम पर सेकेंड। बट इतना ध्यान रहे कि जब अगर SI यूनिट बोला तो ओनली क्या होगा, एम्पियर। ऐसे पूछ दे कि यूनिट होती है, अगर ऑप्शन दोनों दिया है तो दोनों सही है बहुत, लेकिन SI की बात करेगा तो सिर्फ एम्पियर, ठीक है, दिमाग में सब लोग डाल देंगे। अगर सिर्फ यूनिट की बात करता है SI छोड़ के, ठीक है, तो हम लोग दोनों कर सकते हैं कि बहुत अगर दिया रहेगा, लेकिन जहां SI लगा दिया, दोनों भी दिया रहेगा तो क्या करेंगे, एम्पियर, ठीक है। तो अब यहाँ तो समझ में आ गया है ना कि यानी करंट का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन फ्लो। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हो रहा है तो करंट किधर होगा, उसके अपोजिट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या, अपोजिट क्यों होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो इसका मतलब प्रोटॉन इधर जा रहा है, ठीक है। और ऑलवेज किसके डायरेक्शन में होता है, करंट की डायरेक्शन, तो प्रोटॉन की डायरेक्शन में भी लिख सकते हैं। या तो हम लोग लिख दें
अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन फ्लो, या तो हम लोग लिख सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन जिधर फ्लो हो रहा है। क्लियर है ना? अच्छी अच्छी। तो इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। इस पे एमसीक्यू कल कराएंगे हम, ठीक है? अब देखिए आगे आती है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? हिंदी में वैद्युत विभव कहते हैं इसको, वैद्युत विभव। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बहुत आसानी से समझा जा सकता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि इनफाइनाइट से किसी यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जितना वर्कडन किया गया, ठीक है? तो अब देखा जाएगा कि वर्कडन किया जा रहा है कि वर्कडन हमको मिल रहा है, ठीक है? तो उसके हिसाब से हम लोग बताएंगे कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। तो पहले इसका समझ लेते हैं। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है कि इनफाइनाइट से किसी यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर अगर कहीं लाते हैं, ठीक है? तो ये मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होगा? कोई भी सर्किट हो सकता है। तो अब इसके भीतर लाते हैं तो जितना वर्कडन किया जाएगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब रहेगा इनफाइनाइट क्या होता है? अब मैंने तो इनफाइनाइट बोल दिया, तो इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? तो अभी तक हम लोग ये समझते हैं कि इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? बहुत दूर, ठीक है? यही बताया गया है, यानी जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, यही बताया गया था। बट यहाँ उसका ये मतलब नहीं है। अब हम बताते हैं इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ। जैसे मान लेते हैं हमारे पास, आपके पास कोई मैग्नेट है, आपने क्या किया? एक मैग्नेट लिया, यानी ये नॉर्थ है ये साउथ है, और यहाँ मैंने क्या किया? एक तो आयरन पीस रख दिया, लोहा रख दिया, ठीक है? तो ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा इसको, तो यानी ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा। तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा दूर लिया, मतलब इसको मैं यहाँ ला दिया, तो फिर भी अट्रैक्ट कर रहा। लेकिन मान लीजिए मैंने इसको यहाँ ला दिया, तो अब ये अट्रैक्ट करना क्या कर दिया? बंद कर दिया। यानी अब ये अट्रैक्ट करना इसको बंद कर दिया। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो डिस्टेंस है, यानी इसके लिए क्या हो गई? इनफाइनाइट पॉइंट हो गई। यानी जहां जिसका फील्ड खत्म हो जाए उसको क्या करते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट। क्लियर है? यानी जहां जैसे मैग्नेट है, इतना दूर में अट्रैक्ट कर रहा है, अब थोड़ा सा ला दिए फिर भी अट्रैक्ट कर रहा है, और ज्यादा ये नहीं कर रहा, तो ये इसके लिए क्या हो गया? इनफाइनाइट पॉइंट हो गया, ठीक है ना? यानी इसका मतलब क्या होगा कि जहां किसी भी चीज की फील्ड खत्म हो जाती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? इनफाइनाइट पॉइंट। क्लियर हो गया ना? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं समझना है बहुत दूर, ठीक है? इनफाइनाइट का मतलब जहां फील्ड खत्म हो गया। तो अब देखिए इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्योंकि डिफिनेशन तो आता नहीं है, ठीक है? और डिफिनेशन लिखना हुआ तो फॉर्मूले से मैं बता देता हूँ, आसानी से समझ लेंगे सब लोग। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगर लिखा जाए तो हमने क्या बताया कि यूनिट चार्ज को, ठीक है, यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जितना वर्कडन हो, तो यानी इसका मतलब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका मतलब क्या होगा? वर्कडन अपॉन में चार्ज। यूनिट चार्ज मैंने बोला इसलिए मैंने 4 से डिवाइड किया। क्लियर है ना? यूनिट का मतलब क्या होगा कि एक में, यानी एकांक आवेश को, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिजल्ट क्या हो गया? वर्क डन लेट कर लेते हैं कि W है और ये चार्ज Q0 है, तो यही हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है? तो EP हो गया। इसी को हम लोग किससे लिखते हैं? V से। तो V इक्वल टू क्या होगा? E अपॉन में W अपॉन में Q0, यही हो गया आपका, ठीक है? अगर इसकी यूनिट की बात करें, सिर्फ मैं यूनिट की बात कर रहा हूं, तो यूनिट इसका क्या होगा? जूल पर कूलम। लेकिन जहां मैं SI यूनिट की बात करूं तो इसको क्या करते हैं? वोल्ट, ठीक है? अब वोल्ट कर रहे हैं तो यानी ये क्या है? वर्क है, और वर्क क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी, तो ये भी क्या होगा? स्केलर होगा, यानी ये भी अदिश राशि है, ठीक है? ये है स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? अब देखिए मान लीजिए डिफिनेशन आ गया, तो डिफिनेशन का मतलब क्या होगा कि यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर लाने में जो वर्क डन किया जाता है, अगर वर्क डन लाने में किया गया तो क्या होगा? पॉजिटिव। अगर खुद आ रहा है तो क्या होगा? नेगेटिव। तो इस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं हम लोग देखेंगे अभी, जब पोटेंशियल डिफरेंस में बताऊंगा,
ठीक है। ऐसे तो मैंने बताया कि कल मैं एमसीक्यू कराऊंगा ही, ठीक है। तो देखते हैं आगे, इसको नोट कर लें। अब देखिए, अब आगे टॉपिक नया, इलेक्ट्रिक फील्ड के तो अंदर ले गए हम लोग, अब इलेक्ट्रिक फील्ड से चार्ज को दूसरे प्लेस पे ले जा रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर ही हम लोग क्या कर रहे हैं, उस यूनिट चार्ज को वन प्लेस टू कहाँ ले जा रहे हैं, अनदर प्लेस ले जा रहे हैं। उसी क्या कहते हैं, डिफरेंस मिल गया, किसका, पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, ठीक है। यानी इसका मतलब आपका क्या हो गया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हो गया आपका, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड रहा, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड बना ही देते हैं कोई सर्किट। ये मैंने एक सर्किट बनाया और यहाँ पे पोटेंशियल लगा दिया V प्लस माइनस, यहाँ से करंट जाएगी। तो अब लेट कर लेते हैं पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, B है। अगर यहाँ लेट कर लेते हैं पोटेंशियल ए है, तो यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, B होगा, ठीक है। तो यानी VA पर क्योंकि ये क्या होगा, पोटेंशियल जैसे रहने के बाद ड्रॉप होगा, क्योंकि चार्ज ले जाने में यहाँ से यहाँ वर्क तो करना ही पड़ेगा। यानी Q नोट चार्ज यहाँ से यहाँ जा रहा है, क्योंकि करंट फ्लो होने का मतलब क्या होगा कि चार्ज का चलना, ठीक है। तो अब रही बात कि चार्ज चला क्या, तो चल ये अगर बैटरी निकाल दें तो चार्ज मूव करेगा। अगर मान लीजिए यहाँ से हम लोग बैटरी रिमूव कर दें तो क्या होगा, चार्ज वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट जाएगा कि नहीं जाएगा, क्यों, बॉडी में तो चार्ज नहीं सबके है, तो यानी फिर भी जाना चाहिए कि क्यों नहीं जाता। इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेशर बोला जाता है, ठीक है। यानी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, या तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें, मैक्सिमम तो डिफरेंस की बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेशर कहते हैं। यानी इलेक्ट्रिक प्रेशर यही क्या करता है, यानी वैद्युत दाब। ये कई बार यूपीपीसीएल में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, एसओ का पेपर होता है, ठीक है, उसमें कई बार पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या होता है, तो वैद्युत विभव क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेशर कहते हैं। बहुत आसान है, ये अपने समझना चाहिए कि जब तक हम बैटरी लगाते हैं, ठीक है, या तो स्विच ऑन करते हैं तो हम लोग क्या देते हैं, वोल्टेज देते हैं। जब वोल्टेज देते हैं तो वो क्या करती है, अपने रेजिस्टेंस के अनुसार, जो कि आगे पढ़ेंगे, करंट को एब्जॉर्ब करती है, उसके हिसाब से करंट फ्लो होता है, ठीक है। क्योंकि सब में तो उतनी क्षमता है नहीं, कोई कम करंट लेगा, कोई ज्यादा लेगा। तो यानी इतना हो गया। तो यानी अब यहाँ देख लेते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, इसका तो क्या होगा, मान लेते हैं W वर्क हो रहा है इसको ले जाने में, तो W अपन में क्या हो जाएगा आपका Q नॉट। तो अब इसी को हम लोग कैसे डिफाइन कर देते हैं, इसी को डेल्टा लिख देते हैं, ठीक है। जो डिफरेंस निकलता है उसको लिख देते हैं डेल्टा। तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो गया आपका, W अपॉन में Q नॉट। तो हमने ये बताया कि ये भी क्या है, पोटेंशियल, ये भी है पोटेंशियल, ठीक है। तो पोटेंशियल तो क्या होगा, यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर मान लीजिए पोटेंशियल, तो मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहे पोटेंशियल यूनिट सेम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, नहीं आ रहा समझ लो। तो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारे पास क्या है, लड़के में से लड़के को माइनस किया जाए क्या होगा, लड़की हो जाएगी, वो लड़की नहीं होगी ना। तो उसी तरीके से ऐसे ही अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो तुरंत ऐसे ही सोचना है, ठीक है, अपने लैंग्वेज में सोच लेना है कि अगर उसके जगह पर मैं होता तो क्या होता, ठीक है। तो आंसर खुद पर खुद मिल जाते हैं। तो यानी हमने ये बताया कि अगर लड़के में से लड़के को माइनस कर दें क्या मिलेगा, लड़का मिलेगा। तो पोटेंशियल में से पोटेंशियल को माइनस करेंगे क्या मिलेगा, पोटेंशियल। और पोटेंशियल का मैंने यूनिट क्या बताया, वोल्ट, यही हो गया, सिंपल, ठीक है। तो ये सब चीजों में ज्यादा सोचना नहीं है, तुरंत क्या करना है, अपने हिसाब से अपने जगह पर रख लेना है, क्या है, ठीक है। कि हमको सोच बढ़ानी पड़ेगी, अगर आप तैयारी करने जा रहे हैं तो थिंकिंग पावर हमारी क्या होती है, बढ़ानी पड़ती है। और थिंकिंग पावर बढ़ाने के लिए अपने अगल बगल चीजों को क्या किया जाता है, ऑब्जर्व करना है, आपको देखना है, ठीक है, उसको समझना है, ठीक है। तो उसके हिसाब से ज्ञान को समझते रहेंगे तो क्या होगा, आसान हो जाएगी हर एक चीजें। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया। एक तो क्वेश्चन आता है, इसको न्यूमेरिकल भी देता है, नहीं तो डायरेक्ट इसकी यूनिट पूछ देता है, ठीक है। अब कल देखा जाएगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दो चीज क्लियर हो गया। अब देखिए इसके बाद जो आती है चीजें, अब क्या आएंगी,
करंट हो गया, पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब आएगा ओम का नियम, ठीक है, यानी ओम्स लॉ। यानी ओम्स लॉ क्या होता है? तो ओम्स लॉ इंपॉर्टेंट है, 10th में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, अक्सर बोर्ड में दिया रहता है। तो ओम्स लॉ होता क्या है? तो सबसे पहले समझ लेते हैं ओम्स लॉ। तो ओम्स ने ये बताया था कि अगर कोई भी हमारे पास कंडक्टर है, ठीक है, कोई भी कंडक्टर है, इससे अगर जितना पोटेंशियल लगाया जाए, यानी जितना वोल्टेज हम लोग ज्यादा करें, ठीक है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाएं, ठीक है, उतना ही क्या होगा, करंट हमारी फ्लो होगी। क्लियर है? तो यानी इसका मतलब क्या होगा, ये कहने का मतलब था इनका, द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ वायर। तो देखिए डेफिनेशन कितना आसान हो गया, द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर is directly proportional to the potential difference applied the across end of the wire। यानी हम लोग वायर के लिए जितना पोटेंशियल लगाएंगे उतनी का करंट फ्लो होगी। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि जो चालक में बहने वाली धारा है, ठीक है, लगाया गया विद्युत वाहक बल की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी अनुक्रमानुपाती या समानुपाती भी बोल सकते हैं, होती है, ठीक है। तो इसका मैथमेटिकल फंडा क्या होता है, लेकिन क्या इसमें एक शर्त है। शर्त क्या है कि इसकी जो फिजिकल स्टेट है चेंज नहीं करनी है। तो इसमें फिजिकल स्टेट में सबसे ज्यादा हम क्या मान सकते हैं, टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर इन द सेंस की मतलब क्या होगा, ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, यानी ये कांस्टेंट यानी नियत होना चाहिए। अगर आपका टेम्परेचर नियत है, ठीक है, तब जाके ओम्स लॉ ये बताता है कि आप जितना वोल्टेज देंगे उतना ही करंट फ्लो होगा। यानी द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द वायर, ठीक है। तो हमको इतना लॉन्ग टर्म में नहीं याद करना है, ठीक है, बस मैं समझा दे रहा हूँ। अगर आप आगे चलेंगे तो यही क्या होता है, बी प्रोपोर्शनल टू आई। तो ये मेन है, यानी बी इक्वल टू, अब देखिए प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या होगा, कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, तो ये क्या आता है, आर। तो ये क्या हो गया, आर है। तो अब देखिए आर क्या होता है, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बी अपॉन में आई इक्वल टू क्या हो गया, आर। और हम इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बी अपॉन में आई इक्वल टू, ये किसके जगह पे आया था, कांस्टेंट। और हम लोग चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बी इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि 3 फॉर्म हो गए किसके, ओम्स लॉ के, ठीक है, 3 फॉर्म हो गए ओम्स लॉ के। तो कभी कभी ये पूछा जाता है कि ये तीनों ऑप्शन में दे दिया जाएगा, कहेगा कि ओम्स लॉ है, तो यानी ओम्स लॉ क्या है, तीनों सही है, ठीक है ना। तो यानी उसमें हम लोग को क्या करना है, बहुत अच्छे से देख के ही टिक आउट करना होता है, ठीक है, कि कौन है। तो ये यूपीपीसीएल में कई बार पूछा गया, ए बी एसएसओ के पेपर में कई बार पूछा गया है कि बी अपॉन में आई कांस्टेंट, बी इक्वल टू आई आर, बी अपॉन में आई इक्वल टू आर, इसमें से ओम्स लॉ कौन है, तो सब है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होने हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए सब लोग। लेकिन ये जरूरी है कंडीशन, ठीक है, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो ओम्स लॉ हो गया। अब ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है। तो ग्राफ क्या कहता है, तो वी आई ग्राफ, ठीक है, वोल्टेज और करंट में ग्राफ क्या होता है, ये जैसे है हमारे पास इधर करंट, इधर करंट आई हो गया, और इधर पोटेंशियल डिफरेंस क्या ले लेते हैं, पीडी लिख देते हैं, ठीक है, ऊपर। तो देखिए हमने क्या बताया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सब लोग जानते हैं कि y प्रोपोर्शनल टू x का ग्राफ सब लोग जानते हैं क्या होता है, तो ये इस तरीके से होता है, ठीक है। क्योंकि अब हमने देखा कि y के जगह पर क्या है, हमारे पास y एक्सिस पे b है और x एक्सिस पे क्या है, i है, तो b और i ग्राफ हो गया, ठीक है। तो इसमें अगर हम चले तो ये क्या है, कांस्टेंट, तो यही होता है ग्राफ,
और यहाँ क्या होता है कि कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे जैसे देखिए मैं कहीं भी एक को टिक आउट कर देता हूँ, ये हो गया, ये हो गया, एक और पॉइंट ले जाता हूँ, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ इतना करंट है तो वोल्टेज इतना है, और वोल्टेज इतना हुआ तो करंट इतना हुआ कि नहीं। ठीक है, तो यानी इस तरीके से है। तो अब वो भी नहीं देखना, तो यहाँ ये देखा जाता है कि स्लोप, बस स्लोप देखा जाता है। अगर आपका स्लोप समान है तो यानी इसका मतलब कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया कि स्लोप, स्लोप का मतलब यही होता है जो इसका झुकाव होता है। ठीक है, तो इसे क्या करते हैं स्लोप। तो इतना क्लियर है। तो अब देखिए इसका ग्राफ का नाम, कभी कभी तो ग्राफ बना के दे देता है, कभी कभी ग्राफ का नाम, तो यानी इस ग्राफ को क्या कहते हैं, कैसा ग्राफ है ये, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं कहेंगे। ठीक है ना, ये क्या है, लीनियर, यानी ग्राफ क्या होता है, लीनियर होता है। यानी वी आई ग्राफ क्या होता है, लीनियर। हिंदी में क्या करते हैं, रैखिक। ठीक है, कोई सीधी रेखा नहीं मारेगा। ठीक है भाई, रैखिक बोला जाता है, लीनियर। ठीक है, लीनियर इन द सेंस के मतलब यहाँ से क्या होगा, स्लोप आपका समान रहेगा। ठीक है, किसी पॉइंट पे ले लीजिए, स्लोप यही बन रहा है। ठीक है, इसी को कांस्टेंट बोला जाता है कि अगर स्लोप आपका बराबर है तो कांस्टेंट। ठीक है, 11th फ्लो पढ़े हुए, रिलेटिव वेलोसिटी इसी से निकाली जाती है। ठीक है, तो अब देखिए इतना हो गया, रैखिक या तो लीनियर होते हैं। क्लियर है, यानी वी और आई ग्राफ क्या होती है, रैखिक यानी लीनियर होती है। ये भी क्लियर हो गया। तो अब देखिए ये तो ग्राफ भी हो गया। अब इसके बाद हम लोगों ने देखा कि इसमें टर्म्स क्या आए थे, रेजिस्टेंस के टर्म्स आए थे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, इसमें पहले मैं आज के लिए ओवरव्यू दे देता हूँ आज के लिए कि हम लोगों ने अभी तक मेन चीजें क्या है। तो मेन आज के टॉपिक में क्या रहा कि आपको टाइप्स ऑफ चार्ज देखने हैं, चार्ज का नेचर देखना है। ठीक है, और जो मैंने चार्ज की प्रॉपर्टी बताई थी उसमें से आपको एक दो क्वेश्चन निश्चित ही आ जाएंगे। फिर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन आ जाती है, कल न्यूमेरिकल कराया जाएगा, इस पे एमसीक्यू कराया जाएगा। फिर इसके बाद करंट पे आ जाती है, और ओम्स लॉ तो डायरेक्ट लिख देता है कि ओम्स लॉ है जो कि मैंने बताया। ठीक है, तो सब लोग पहले इतना तैयार करिएगा, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे और उस समय एक नेक्स्ट लेक्चर में खत्म ही कर देंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही करते हैं, सब लोग मस्ती से पढ़िए। ठीक है, और अपने दोस्तों को जरूर बताइए कि आए और यहाँ ज्वाइन हो और पॉलिटेक्निक एंट्रेंस की तैयारी करें। ठीक है।